गांव चांदपुर में दो भाई रहते थे, रघुनाथ और धर्मपाल। रघुनाथ गांव का सबसे अमीर और घमंडी आदमी था, जबकि धर्मपाल मेहनती लेकिन गरीब किसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे वो अपने घर का गुजारा करता और बेटे अमित की पढ़ाई का सपना देखता। धर्मपाल खेत से लौटकर थका हारा अपने आंगन में बैठता है। कपड़े धूल से सने हुए हैं, हाथों में मिट्टी लगी हुई है। हाय राम, आज तो बहुत मेहनत हो गई। फिर भी देखो भाग्यवान, इतना कम अनाज आया है। हाँ जी, बस यही हमारी किस्मत है। अब सोच रही हूँ महीने भर का खर्च कैसे चलेगा। आटा, दाल, तेल सब तो खत्म होने को है। चिंता मत करो, जब तक हाथ पांव चल रहे हैं भूखे नहीं मरेंगे। उसी समय अमित अंदर से किताब लेकर आता है। उसके चेहरे पर मासूमियत और उत्साह है। पिताजी, देखिए, आज मास्टर जी ने मुझे शाबाशी दी। कहा कि अगर इसी तरह पढ़ता रहूं तो एक दिन बड़ा अफसर बन सकता हूं। वाह बेटा, यही तो मेरे सपनों की रोशनी है। मैं चाहता हूं कि तू पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बने। लेकिन जी, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत खर्चा आता है। किताबें, फीस, कपड़े, सब चीज़ों के लिए पैसे चाहिए। चाहे मुझे खेत में दोगुनी मेहनत करनी पड़े, चाहे रात दिन काम करना पड़े, मैं अमित की पढ़ाई कभी नहीं रुकने दूंगा। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं भी आपकी मदद करूंगा। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत बच्चों को पढ़ा दूंगा, इससे कुछ पैसे मिल जाएंगे। नहीं बेटा, तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ना है, बाकी सब मैं देख लूंगा। धर्मपाल गरीब जरूर था, मगर उसके इरादे बहुत मजबूत थे। वो हर हाल में अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर ऊंचा बनाना चाहता था। उसे पता नहीं था कि उसके इस सपने के बीच उसका ही बड़ा भाई रघुनाथ एक बड़ी चाल चलने वाला है। सुबह का वक्त था। गांव के चौपाल पर लोग इकट्ठा होकर आपस में बातें कर रहे थे। कोई अपनी फसल की बात करता तो कोई अपने बच्चों की पढ़ाई की। धर्मपाल वहां भी पहुंचा। उसके चेहरे पर मेहनत की चमक और साधारण कपड़ों में ईमानदारी की झलक साफ झलक रही थी। धर्मपाल गांव वालों से बातें करता है। रघुनाथ दूर खड़ा सब देख रहा है। धर्मपाल भाई, तुम्हारी मेहनत की मिसाल आज पूरा गांव देता है। हाँ, और तुम्हारा बेटा अमित तो पढ़ाई में बहुत तेज है, एक दिन जरूर नाम रोशन करेगा। ये सब भगवान की देन है और आप सबका आशीर्वाद। मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा हूँ। धर्मपाल की तारीफ सुनकर रघुनाथ का चेहरा कसैला पड़ गया। उसके मन में जलन की चिंगारी और तेज हो गई। रघुनाथ पास खड़ा अपने नौकर गोपाल से धीरे से बोलता है। देखा गोपाल, ये सब मेरे छोटे भाई की इज्जत कर रहे हैं, जैसे मेहनत और ईमानदारी ही सब कुछ हो। कोई मेरी अमीरी की कदर नहीं करता। मालिक, लेकिन लोग सच्चाई देख रहे हैं। धर्मपाल वाकई मेहनती है। बस अब मुझे इसकी बढ़ती इज्जत और सहन नहीं होगी। जल्द ही ऐसा जाल बुनूंगा कि लोग धर्मपाल को भी शक की नजर से देखेंगे। धर्मपाल को अंदाजा भी नहीं था कि जिस भाई को वो अपना सहारा मानता है, वही उसकी मेहनत और ईमानदारी से जल रहा है। रघुनाथ का मन अब चाल और साजिश की तरफ मुड़ चुका था। धर्मपाल जहां मेहनत और ईमानदारी में विश्वास करता था, वहीं उसका बड़ा भाई रघुनाथ लालच और चालाकी का दूसरा नाम था। गांव में सबसे बड़ा घर, सबसे ज्यादा खेत और सबसे अधिक नौकर उसके पास थे, लेकिन उसके दिल में हमेशा और पाने की भूख जलती रहती थी। आज उसने धर्मपाल को अपनी हवेली बुलाया। रघुनाथ आलीशान कुर्सी पर बैठा है। पास में मीठे पान और ठंडी शरबत की ट्रे रखी है। धर्मपाल सादगी से अंदर आता है। अरे धर्मपाल भाई, स्वागत है, स्वागत है। देखो, तुम्हारे लिए खास शरबत मंगवाया है। भैया, मैं तो वैसे ही आ गया, इतना सत्कार क्यों? अरे भाई, तुम भी ना, आखिर तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम्हारे लिए इतना तो बनता ही है। सुला है तुम अपने बेटे अमित को पढ़ाना चाहते हो। हाँ भैया, बस यही मेरी जिंदगी का सपना है। सपना तो बड़ा है, मगर जमीन छोटी। इतनी सी खेती से पढ़ाई लिखाई का खर्चा कहाँ से निकालोगे? फीस, किताबें, कपड़े, सब कुछ महंगा होता है। भगवान बड़ा है भैया, मेहनत करूंगा तो रास्ता भी निकल ही आएगा। सुन धर्मपाल, मेरे पास एक उपाय है। मेरी बड़ी बड़ी जमीनें पड़ी हैं, क्यों ना हम साझेदारी कर लें? तू मेहनत कर, मैं पैसा दूंगा, फसल आधी आधी बंटेगी। साझेदारी? भैया, मैं ऐसे झंझटों में नहीं पड़ना चाहता। अरे मूर्ख, इसे झंझट मत कह,
इसे अपना फायदा समझ। अगर तुम मेरे साथ हो गए तो तुम्हें कभी तंगी नहीं होगी। भैया, आपकी बात सुन तो रहा हूं, लेकिन दिल मान नहीं रहा। धर्मपाल, जरा सोच, अमित को बड़ा आदमी बनाना है ना। अगर पैसे नहीं हुए तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। तुम ईमानदार हो, मेहनती हो, लेकिन अकेले सब नहीं कर सकते। धर्मपाल गहरी सोच में पड़ जाता है। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ छलक रही है। रघुनाथ ने अपने मीठे शब्दों से धर्मपाल के मन में शक और लालच का बीज बोने की कोशिश की। उसे लगा कि वो छोटे भाई को आसानी से अपने जाल में फंसा लेगा, मगर धर्मपाल का दिल अभी भी साफ था और उसका बेटा अमित उसकी सबसे बड़ी ताकत। धर्मपाल अपने खेतों में मेहनत कर रहा था। दूसरी ओर रघुनाथ की मन में ईर्ष्या और लालच की आग और तेज हो रही थी। उसे लग रहा था कि गरीब धर्मपाल की इज्जत और मेहनत से लोग उसे ही महान समझने लगे हैं। ये बात उसके अहंकार को चोट पहुंचा रही थी। रघुनाथ अपने घर के आंगन में टहल रहा है। उसके साथ उसका नौकर गोपाल खड़ा है। ये धर्मपाल दिन रात खेतों में पसीना बहाता है और लोग उसकी तारीफ करते हैं। कोई मेरी अमीरी की कदर ही नहीं करता। मालिक, पर इसमें बुरा क्या है? आखिर वो मेहनत करता है। चुप रहो, अब सुनो। मुझे एक चाल चलनी होगी। लोगों को लगे कि धर्मपाल लालची और बेईमान है, तभी सब उसके खिलाफ होंगे। लेकिन मालिक, अगर सच सामने आ गया तो? मुझे किसी सच का डर नहीं। तू बस वही करेगा जो मैं कहूं। रघुनाथ की मीठी बातों ने धर्मपाल के मन को विचलित कर दिया था। दिन भर खेत में काम करने के बाद भी उसके दिमाग में सिर्फ यही सवाल घूम रहा था, क्या सच में वो अकेले अमित की पढ़ाई का खर्च उठा पाएगा? इसी उधेड़-बुन में वो चारपाई पर बैठा था। अंधेरे कमरे में एक टिमटिमाती दिया जल रहा है। धर्मपाल की पत्नी आटा गूंथ रही है और अमित किताब बंद करके पिता के पास आता है। पिताजी, आप आज बहुत चुप हैं। क्या बात है? बेटा, तुम्हारे चाचा रघुनाथ चाहते हैं कि मैं उनके साथ साझेदारी करूं। वो कहते हैं कि उनके खेत पर काम करूं तो हमें मुनाफा होगा। अरे, साझेदारी? वो तो बड़े चालाक आदमी हैं। उनकी मीठी बातें भरोसे लायक नहीं। हाँ भाग्यवान, मुझे भी डर है। लेकिन अगर पैसे की कमी हुई तो तेरी पढ़ाई बीच में ही रुक जाएगी अमित। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। मैं अपने चाचा की चाल पहचानता हूँ। वो कभी नहीं चाहते कि हम आगे बढ़ें। बेटा, पर मैं तुम्हारे भविष्य के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुझे वही तकलीफें ना झेलनी पड़े जो मैंने झेली हैं। पिताजी, यही वजह है कि हमें मजबूत रहना होगा। हम उनकी साझेदारी नहीं लेंगे, बल्कि अगर उन्होंने हमें फंसाने की कोशिश की तो हम खुद उनका सच सबके सामने लाएंगे। अमित सही कह रहा है। रघुनाथ सिर्फ फायदा उठाना जानता है। शायद तुम दोनों सही हो। मुझे जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए। धर्मपाल के दिल में अभी भी शंका थी, लेकिन बेटे अमित की बातें सुनकर उसमें हिम्मत जगने लगी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जल्द ही रघुनाथ अपनी चाल में उसे फंसाने की पूरी कोशिश करेगा और वही पल उसके परिवार की असली परीक्षा बनेगा। रघुनाथ अपने घर में बैठा है। उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान है। सामने गोपाल खड़ा है। गोपाल, अब वक्त आ गया है कि हम धर्मपाल को बदनाम करें। लोग उसके सच और मेहनत को भूल जाएं। यही मेरा इरादा है। मालिक, पर धर्मपाल तो बहुत सीधा साधा आदमी है। अगर लोग जान गए कि आपने झूठ फैलाया है तो? चुप रह। जो मैं कह रहा हूं वही होगा। तो कल मंडी में जाकर कहना कि धर्मपाल ने मुनाफे का हिस्सा छुपा लिया है। और सुन, थोड़ा रो रो कर कहना ताकि लोग तुझ पर विश्वास करें। जी मालिक। रघुनाथ की आंखों में लालच और जीत की चमक थी। उसे लगता था कि उसकी चाल इतनी आसानी से सफल हो जाएगी कि धर्मपाल कभी सच साबित नहीं कर पाएगा। धर्मपाल अपने बेटे अमित के साथ खेत में काम कर रहा है। अमित आशावान है, लेकिन धर्मपाल बेचैन है। तभी एक पड़ोसी भागता हुआ आता है। अरे धर्मपाल, ये क्या सुन रहे हैं गांव वाले? कहते हैं तूने फसल का हिस्सा छुपा लिया है। क्या? ये कैसी बात कर रहे हो भाई? मैं तो हमेशा ईमानदारी से। ये चाचा रघुनाथ की साजिश है। पिताजी, अब हमें सच सामने लाना होगा। अफवाह अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। धर्मपाल के लिए ये सिर्फ इज्जत का सवाल नहीं, बल्कि उसके परिवार की असली परीक्षा की शुरुआत थी। धर्मपाल और रघुनाथ के बीच का झगड़ा धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। कोई रघुनाथ की बातों पर विश्वास करता तो कोई धर्मपाल की ईमानदारी की कसम खाता।
अफवाहें तेजी से फैल रही थी। इसी बीच अमित ने ठान लिया कि वो सच को सबके सामने लाएगा। गांव के चबूतरे पर 4-5 लोग आपस में बातें कर रहे हैं। सुना है धर्मपाल ने मुनाफे का हिस्सा छुपा लिया। अरे नहीं, धर्मपाल तो ऐसा कर ही नहीं सकता। ये सब रघुनाथ की चाल है। पर अमीर आदमी की बात पर लोग ज्यादा भरोसा करते हैं, गरीब की बात कौन सुनता है? तभी अमित वहां आता है। ये सब अफवाह है। मेरा पापा धर्मपाल ईमानदार है। सच ये है कि रघुनाथ चाचा ने खुद अपने नौकर गोपाल से कहा था कि वो पूरा खेत हड़पना चाहता है। क्या ये तुमने खुद सुना? हाँ, मैंने अपने कानों से सुना है, और अगर जरूरत पड़ी तो गोपाल भी ये बात पंचायत में स्वीकार करेगा। अगर ऐसा है तो पंचायत में ये मामला जरूर उठेगा। इस तरह गांव में बहस और भी तेज हो गई। कुछ लोग रघुनाथ का साथ दे रहे थे तो कुछ धर्मपाल के पक्ष में खड़े हो गए। मामला अब पंचायत तक पहुंचना तय हो चुका था। गांव का माहौल अब गरमाने लगा था। एक तरफ लोग धर्मपाल के पक्ष में खड़े थे, दूसरी तरफ रघुनाथ की ताकत और अमीरी का दबदबा था। सच और झूठ के बीच बंटे गांव के लोग अब एक ही बात कह रहे थे, इसका फैसला पंचायत करेगी। गांव का चौक, अलग अलग टोलियों में लोग खड़े होकर चर्चा कर रहे हैं। मामला अब बहुत बढ़ गया है। दोनों भाई खुलेआम एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हाँ, और अफवाहों से तो गांव में आग लग चुकी है। जब तक पंचायत नहीं होगी, सच सामने नहीं आएगा। सही कहा। अब पंच ही तय करेंगे कौन सच बोल रहा है। सुनो सुनो, गांव के मुखिया का हुक्म है, आज शाम को चौपाल पर पंचायत बुलाई जाएगी। हर कोई हाजिर होगा। भीड़ में हलचल मच जाती है। लोग आपस में बातें करने लगते हैं। अब तो रघुनाथ की असलियत सामने आएगी। पर वो अमीर है, उसके पास लोग हैं, कहीं पंचायत भी उसके पक्ष में ना झुक जाए। गांव का हर आदमी अब उत्सुक था कि पंचायत में सच सामने आएगा या फिर रघुनाथ की ताकत जीत जाएगी। शाम ढल चुकी थी। गांव चांदपुर की चौपाल पर आज असामान्य भीड़ जमा थी। हर चेहरे पर उत्सुकता, गुस्सा और बेचैनी साफ झलक रही थी। बीच चौपाल में चारपाई डालकर मुखिया और पंच बैठ चुके थे। एक तरफ रघुनाथ अपने चमचों संग अकड़कर खड़ा था, दूसरी ओर धर्मपाल अपनी पत्नी और बेटे अमित के साथ गहरी सांस लिए खड़ा था। पंचायत की बैठक शुरू होती है। सुनो चांदपुर के लोगों, आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं क्योंकि धर्मपाल और रघुनाथ के बीच खेत और मुनाफे को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। दोनों भाई हैं, लेकिन अब ये विवाद पूरे गांव की इज्जत का सवाल बन गया है। रघुनाथ, तू पहले अपनी बात रख। मुखिया जी, मैंने अपने छोटे भाई पर भरोसा किया, अपनी जमीन पर खेती करने का हक दिया, लेकिन इसने मेरे भरोसे का गला घोट दिया। मुनाफे का आधा हिस्सा देने के बजाय इसने सारा अपने पास छुपा लिया। ऐसा भाई तो दुश्मन से भी बदतर है। भीड़ में हलचल मचाते हैं। धर्मपाल ऐसा कर सकता है, वो तो हमेशा सीधा साधा रहा है। लेकिन रघुनाथ अमीर आदमी है, झूठ क्यों बोलेगा? धर्मपाल गुस्से और आंसुओं से भरकर आगे आता है। ये झूठ है, मैंने कभी धोखा नहीं दिया। मैं गरीब जरूर हूं, पर मेहनत और ईमानदारी ही मेरी दौलत है। रघुनाथ भैया ने हमेशा मेरी हालत का फायदा उठाया और आज वे मुझे ही चोर बता रहे हैं। शांत हो जाओ धर्मपाल, यहाँ सच सामने आएगा। तुम्हारे पास अपने पक्ष में कोई सबूत है? अमित आगे बढ़ता है, उसकी आंखों में दृढ़ता चमक रही है। भीड़ उसका आत्मविश्वास देखकर खामोश हो जाती है। हाँ मुखिया जी, मेरे पास सबूत है। रघुनाथ चाचा ने खुद अपने नौकर गोपाल से कहा था, धर्मपाल की मेहनत से फायदा उठाकर पूरा खेत अपना कर लूंगा। भीड़ चौंक जाती है। अरे, अगर ये सच है तो रघुनाथ बहुत नीच निकला। गोपाल, अब तू सच सच बता। झूठ बोलेगा तो पूरे गांव के सामने सजा मिलेगी। गोपाल घबराकर कांपने लगता है, पसीना पोंछते हुए धीरे धीरे बोलता है। जी मुखिया जी, सच यही है। मालिक ने ऐसा ही कहा था। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं उनका साथ दूं तो मुझे भी हिस्सा मिलेगा। भीड़ में जोरदार शोर उठता है। धिक्कार है, भाई को धोखा देना। कैसा लालची आदमी है ये। देखिए मुखिया जी, मैं झूठा नहीं हूं। मैंने हमेशा मेहनत की है। आज मेरा बेटा और मेरी सच्चाई ही मेरा सहारा है। नहीं, ये सब झूठ है। गोपाल मुझसे नाराज है, इसलिए मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये झूठ है तो चचा, आप भगवान की कसम खाकर कह दीजिए कि आपने ऐसा कभी नहीं कहा।
रघुनाथ ठिठक जाता है। उसकी आंखें इधर उधर घूमने लगती हैं, होठ सूख जाते हैं, लेकिन वो कसम खाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। भीड़ हूट करने लगती है। कसम क्यों नहीं खाता? चोर है, धोखेबाज है। सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी थी। रघुनाथ की चालाकी और लालच उजागर हो गया। उसकी शानो शौकत के पीछे छुपा धोखा अब गांव के हर व्यक्ति को दिखने लगा। अब पंचायत के फैसले का समय आ चुका था और पूरा गांव सांस रोके सुनने को तैयार था। चांदपुर की चौपाल पर अब सन्नाटा छा गया था। हर किसी की नज़र पंचायत पर टिकी हुई थी। रघुनाथ की चालाकी उजागर हो चुकी थी और धर्मपाल की ईमानदारी सबके सामने थी। मुखिया और पंच एक दूसरे से धीरे धीरे विचार विमर्श करने लगे। चांदपुर के लोगों, पंचायत ने सबकी गवाही सुनी। रघुनाथ ने अपने छोटे भाई को धोखा देकर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। धर्मपाल मेहनती और ईमानदार है। पंचायत का फैसला ये है कि पूरी जमीन धर्मपाल को दी जाएगी। सही फैसला, न्याय हुआ। और रघुनाथ को चेतावनी दी जाती है कि अगर उसने फिर कभी भाई को या किसी गरीब को धोखा देने की कोशिश की तो उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। मुखिया जी, मुझसे गलती हो गई। लालच ने मुझे अंधा बना दिया। मैं अपने भाई से माफी मांगता हूँ। भाई, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन याद रखना, मेहनत से पाया हुआ सुख ही सबसे बड़ा सुख है। चाचा, यही सही रास्ता है। अब हमें मिलकर खेतों में काम करना चाहिए। भीड़ में तालियों और जयकारों की आवाज गूंज उठी। धर्मपाल के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। रघुनाथ का सिर झुका हुआ था, पर अंदर कहीं पछतावे की ज्वाला जलने लगी थी। उस दिन के बाद धर्मपाल ने अपने खेतों में मेहनत की और गांव वालों के लिए उदाहरण बन गया। वहीं रघुनाथ ने भी धीरे धीरे अपने स्वभाव को बदला और समझा कि अमीरी नहीं बल्कि ईमानदारी और भाईचारा ही सच्ची दौलत है। इस तरह चांदपुर गांव ने सच्चाई और न्याय की जीत देखी और लोगों को एक सीख मिली। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है, जबकि ईमानदारी इंसान को अमर बना देती है।